जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे स्पेशल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, या वो एलपी टेक्नीशियन के अलावे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल जो होता है ना, वो 8 मिनट 31 सेकंड का होता है। यह मिनट दर्शाता है, तो यह जो मिनट है वो दूरी को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो जो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है ना, वो होता है 1.50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सफेद प्रकाश का उदाहरण बताइए। तो जो ये बहुव्रीहि प्रकाश है ना, ये सफेद प्रकाश का उदाहरण है। ठीक है, सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण कौन है। जो हम लोग सौर कुकर में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण है, तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक कौन थे। परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक कौन थे, तो जो परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक थे उनको आइजैक न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण कौन है, तो दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरबीन में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा न्यूनतम आवृत्ति और सबसे लंबी तरंग वाली रंग कौन से है, तो सबसे लंबी जो है ऊर्जा न्यूनतम आवृत्ति और सबसे लंबी तरंग वाली जो रंग है ना, वो लाल रंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने वाली पहली दिखाई देती है, क्यों देती है। बिजली की जो गड़गड़ाहट है वो सुनाई देने से पहले दिखाई देती है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति अधिक होती है। इसी कारण जो बिजली गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किरणों को अभिसारित करने पर किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस कौन सा लेंस होता है, तो जो किरणों को अभिसारित करता है ना, उस लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस एक कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है वो कौन सा दर्पण होता है। कौन से दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर की ओर बाहर की ओर नहीं मुड़ा होता है, बल्कि अंदर की ओर मुड़ा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का जो होता है वो बाहर की ओर मुड़ा होता है, और अंदर अंदर की ओर मुड़ा होता है किसका, तो ये अवतल दर्पण का मुड़ा होता है। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो जो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखें तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो जब हम वस्तु को अनंत पर रहेंगे ना, तो उत्तल दर्पण की जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा और छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। जो हमारे आँख में कॉर्निया होता है ना, उसके पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है आइरिस, उसे आइरिस कहा जाता है। ठीक है,
उत्तल लेंस की क्षमता को कैसे दर्शाया जाता है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ना, इसको हमेशा धनात्मक संख्या से दर्शाया जाता है, ये हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है? और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है? बाथ बाथरूम के दर्पण में परावर्तन और चश्मे की जोड़ी पर चमक होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है नियमित परावर्तन के कारण, ठीक है? सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और परावर्तित करते हैं। मतलब किस रंग को जो है सोना और तांबा बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और परावर्तित करते हैं, तो ये पीले प्रकाश को, ठीक है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है कि हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना वो 2.42 होता है, ठीक है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, कह रहा है समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की तरंग दर होती है, तो सूर्य की जो प्रकाश की तरंग दर होती है वो होती है लाल, हरी और पीली, ठीक है। प्रकाश का अपसर्वोत्कर्म प्रदर्शित होता है, तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। क्राउन ग्लास का क्राउन ग्लास और क्राउन ग्लास और कनाडा ब्लॉसम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक होता है 1.55, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती है, तो ये किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। जब प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रकाश पर अपवर्तित होती है। जब प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो रहा है कि पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पृथ्वी पर जब हम तारे को देखते हैं ना, तो तारे का टिमटिमाने का कारण है पृथ्वी के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये तारे टिमटिमाते हैं, और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है स्पेशल रेलवे एग्जाम के लिए, और सभी एग्जाम एलपी हो, टेक्नीशियन हो या जो है ये ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण में हम जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो दर्पण जो है वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। तो जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक उल्टा और आवर्धित बनेगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस होगा। तो जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है ना, तो इसका अवतल लेंस एक आभासी सीधा और बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाता है। जब जी किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल लेंस आभासी सीधा और बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को कहते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा वास्तविक होता है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य अंडाकार आकार में प्रतीत होता है। मतलब किस प्रकाश की किस घटना के कारण या जो है किस घटना के कारण ये होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त से पहले सूर्य अंडाकार आकार में प्रतीत होता है। ये किस वायुमंडलीय घटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन प्रभाव के कारण जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त से पहले सूर्य अंडाकार आकार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा का क्षितिज के निकट दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन, ठीक है।
सूर्य एवं चंद्रमा का क्षितिज के निकट दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होने का कारण है अपवर्तन, ठीक है? बढ़ते हैं, कह रहा है कि आवर्धन सूत्र बताइए। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। आवर्धन का सूत्र क्या है? तो आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, ये आवर्धन का सूत्र होता है, ठीक है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को क्या कहा जाता है? जो आपतित किरण होता है और निर्गत किरण जो होता है, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को क्या कहा जाता है? तो उस कोण को विचलन कोण कहा जाता है, ठीक है? श्वेत प्रकाश का वह घटक जो प्रिज्म से गुजरने पर भी सर्वाधिक विचलित होता है, वो बैंगनी होता है, ठीक है? श्वेत प्रकाश का वह घटक या वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक विचलित होता है, वो कौन-सा है? तो बैंगनी रंग जो है, ये सबसे अधिक विचलित होता है। और सबसे कम कौन विचलित होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग, ठीक है? सबसे लाल रंग जो है, ये सबसे कम विचलित होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लाल रंग का जो अपर्तनांक होता है, वो सबसे न्यूनतम होता है सभी रंगों में, ठीक है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, ये उत्तल और समतल दर्पण द्वारा आभासी एवं हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? श्वेत प्रकाश की किरण काँच के फिल्म से गुजरने पर विभक्त हो जाती है, कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? श्वेत प्रकाश की किरण काँच के प्रिज्म से जब गुजरेगी, तो रंग जो है कितने रंगों में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वह जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो वो कैसा होगा? तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की डिस्क का चपटा होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन इसका कारण है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रात्रि में तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने देते हैं, इसका कारण क्या है? तो रात्रि में जो है तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है? लाल रंग सबसे कम संकीर्णित होता है, तो कोहरा या धुआँ में लाल रंग सबसे कम संकीर्णित होता है। इसी कारण जो है ये ट्रेन के जो सिग्नल होता है, उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है? तो ये सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है, ये हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अनंतर फोकस पर रखा जाता है, तो यह बनाती है, तो ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर लगभग कितना होता है? तो लगभग इसका अंतर होता है 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर लगभग कितना होता है? तो लगभग 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है? किसी काँच के स्लैब पर अभिलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण होता है लगभग 0 डिग्री होता है, ठीक है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो आपतन कोण कहा जाता है। दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि यह परावर्तित करता है, तो यह दृश्य प्रकाश को सभी रंगों तरंगदैर्घ्य को परिवर्तित करता है, ठीक है? इंद्रधनुष बनाता है। इंद्रधनुष बनाता है, तो अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण के सहयोग से जो ये इंद्रधनुष बनता है या बनता है, ठीक है?
इंद्रधनुष बनता है प्रकाश की किस घटना के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है? तो अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण के संयोजन से जो ये इंद्रधनुष बनता है, ठीक है? वह घटना जो प्रकाश के पथ को दृश्यमान बनाती है, क्या कहलाती है? तो ये इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। समतल और घुमावदार सतहों दोनों पालन करती है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम जो है ना ये समतल और घुमावदार दोनों सतह का पालन करती है। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश की किस घटना के कारण? पानी में जो डूबी हुई छड़ी होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के किस घटना के कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है ये पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण आपतित प्रकाशिक किरणों की अभिसरित करता है मुख्य अक्ष के समानांतर। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल दर्पण जो है ये हमेशा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है? अवतल दर्पण प्रतिबिंब बना सकता है वास्तविक और आभासी। जब प्रकाश जल से वायु में गुजरता है तो उसकी गति क्या होती है? तो जब प्रकाश वायु से जल में गुजरता है ना तो उसकी जो गति होती है ना वो हमेशा बढ़ती है, ठीक है? स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन है? तो स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रीट लाइट में जो है हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? स्ट्रीट लाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रीट लाइट में जो है वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है, तो ये हमेशा अवतल दर्पण दंत चिकित्सक में प्रयोग होता है, ठीक है? सौरभट्टी में कौन-सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो सौरभट्टी में जो है ये हमेशा सौरभट्टी में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौरभट्टी में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो सौरभट्टी में जो है हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली किरण कभी विचलित नहीं होती है। जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो किरण निकलती है वो कभी विचलित नहीं होती है, ठीक है? जल में रखा हुआ काँच का बड़ा दिखाई देता है, क्यों देता है? तो जल में रखा हुआ काँच बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह जल कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। जल में रखा हुआ काँच बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है? लेंस के 2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? लेंस के जो 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है, उस रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष, ठीक है? साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो साइन आई और साइन आर का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक का नियम। चाहे अपवर्तनांक का नियम बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर, ठीक है? फोटोवोल्टिक प्रभाव सिद्धांत संबंधित है, तो फोटोवोल्टिक प्रभाव जो है ना ये सिद्धांत संबंधित है सौर ऊर्जा प्रणाली से, ठीक है? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंबित निर्माण उदाहरण है, तो मानव नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना उसका प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है किस दर्पण में? किस दर्पण में जो है वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो गोलीय दर्पण में जो है ना ये वस्तु को हमेशा रखा जाता है। गोलीय दर्पण में वस्तु को हमेशा किसे रखा जाता है? तो गोलीय दर्पण में हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है, तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह का केंद्र होता है ना उसको ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है? तो इसके केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। वे वस्तुएँ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो वे वस्तुएँ जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उसे कहा जाता है अपर्दीप्त वस्तुएँ। जिस वस्तु का स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है अपर्दीप्त वस्तुएँ और जिसका स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है पर्दीप्त वस्तुएँ, ठीक है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक अपर्दीप्त वस्तु है क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है? सूर्य के प्रकाश से ये चमकता है चंद्रमा, ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रकाश की किस घटना पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है, ठीक है?
समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है ना, ये आभासी, सीधा और प्रसार रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये आभासी होगा, सीधा होगा और प्रसार रूप से उल्टा होता है, ठीक है? सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देती है, किस घटना के कारण? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार के लिए जो है ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है, चाहे अगर आपका एलपी का एग्ज़ाम है या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है या इसके अलावा भी ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, तो ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन ही हैं, ठीक है? गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है? तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होता है ना, उसको फोकस दूरी कहा जाता है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उनके मूल पथ से विचलन की घटना क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उनके मूल पथ से विचलन की जो घटना होती है ना, उसको अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अपवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को कहा जाता है, तो इसे विद्युत प्रकाश उत्सर्जन कहा जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन इसे कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है, तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह का केंद्र होता है, उसे ध्रुव कहा जाता है, ठीक है? कह रहा है कि फुल्मिनोलॉजी अध्ययन है। फुल्मिनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आकाशीय बिजली के अध्ययन को जो है ये फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है। आकाशीय बिजली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आकाशीय बिजली के जो अध्ययन होता है उसको फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम परिवर्तित होता है, वह है बैंगनी रंग, ठीक है? प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम परिकीर्णन दर्शाता है, वह बैंगनी रंग है, ठीक है? मानव मानव दृश्य तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश को मापने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानव दृश्य तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश को मापने का विज्ञान को कहा जाता है फोटोमेट्री। उसे फोटोमेट्री कहा जाता है, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोटोमेट्री कहा जाता है। प्रकाश कैसे यात्रा करती है? तो प्रकाश जो है ये हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करती है। कह रहा है कि ललिता मुक्त प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ललिता मुक्त या लाल जो प्रतीक होने का कारण है ना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है? कह रहा है कि वह तापमान जिस पर विद्युत संतृप्त हो जाती है, उस तापमान को क्या कहा जाता है? तो वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, उसे ओस बिंदु कहा जाता है, ठीक है? उसे कहा जाता है, तो उसे ओस बिंदु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आलू का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है? और टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है, ठीक है? सामान्य गेहूँ का वानस्पतिक नाम बताइए, तो सामान्य गेहूँ का वानस्पतिक नाम जो है, ये ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ठीक है? राना टिग्रिना का किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्रिना ये वैज्ञानिक नाम है मेढक का, ठीक है? राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्रिना जो होता है, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारतीय चंदन होता है, जो कि दक्षिण के राज्यों में पाया जाता है, खासतौर पर कर्नाटक
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। उस भारतीय चंदन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो भारतीय चंदन का वानस्पतिक नाम है सैटिलम एल्बम, ठीक है? सैटिलम एल्बम जो है ये भारतीय चंदन या चंदन के पेड़ का वानस्पतिक नाम है, ठीक है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है फिकस बेंगालेसिस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने का कार्य कौन करता है? कौन-सी धमनी है जो हृदय से फेफड़े तक जो है रक्त ले जाने का कार्य करती है? तो फुसफुस धमनी जो है ना ये फेफड़े से हृदय तक फेफड़े से हृदय तक जो है ये रक्त ले जाने का काम करती है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी हृदय से फेफड़े तक रक्त ले जाने का काम करती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वाद की अनुभूति के लिए जिम्मेदार संवेदी ग्राही कौन है? तो इसको कहा जाता है रस संवेदी ग्राही, ठीक है? कॉर्निया और रेटिना कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे आँख में कॉर्निया और रेटिना पाया जाता है, ठीक है? वह घटक जो संवेदना की सामान्य क्षति उत्पन्न करती है, तो इसको कहा जाता है एथेनेस्टिक कहा जाता है, ठीक है? रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि स्पष्ट होती है। हमारे आँख के रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि स्पष्ट होती है, तो फोविया पर जो हमारी आँख की दृष्टि स्पष्ट होती है, ठीक है? नेत्र के बाह्यतम तंतुमय कोटिंग कौन है? तो इसको कहा जाता है श्वेतपटल कहा जाता है, ठीक है? विटामिन डी त्वचा में संश्लेषित होता है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके। विटामिन डी त्वचा में संश्लेषित होता है किसका उपयोग करके? तो सूर्य के प्रकाश जब हम अवशोषित करते हैं ना उससे हमको विटामिन डी मिलता है। कह रहा है कि नेत्र गोलक का आकार कैसा आकार होता है? तो नेत्र गोलक का जो आकार होता है इसी को अंग्रेजी में आई बॉल कहा जाता है। तो नेत्र गोलक का आकार गोलाकार होता है। ठीक है? आँख के उस भाग की संरचना जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। हमारे आँख का उस भाग की संरचना का नाम बताना है जो हमारे पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो पुतली के आकार को जो है आइरिस नियंत्रित करता है। आइरिस जो है ना ये हमारी आँख के पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है? मानव नेत्र में पीला अंडाकार स्थान उत्तम दृष्टि का क्षेत्र होता है। जो हमारे मानव नेत्र होता है, उसमें पीला अंडाकार स्थान उत्तम दृष्टि का क्षेत्र होता है। उसी को क्या कहा जाता है? तो उसको मैकुला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मैकुला कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय में फुसफुस शिराएँ जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? तो मानव हृदय में जो फुसफुस शिराएँ होती है ना, वो बाह्यलेन से जुड़ी होती हैं, ठीक है? मानव जो मानव हृदय में जो फुसफुस शिराएँ होती हैं, वो कैसे जुड़ी होती हैं? तो बाह्यलेन से जुड़ी होती हैं, ठीक है? वे तत्व जो मानव रक्त के हिम का हिस्सा है, कौन-सा तत्व है जो हमारे रक्त के हिम का हिस्सा है? तो आयरन जो है ना, ये आयरन एक ऐसा तत्व है जो हमारे रक्त के हिम का हिस्सा है, ठीक है? कौन से रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? मनुष्य के कौन से रक्त समूह जो है ना, उसको सर्वग्राही कहा जाता है? इस किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है, उसी को सर्वग्राही कहा जाता है। तो ये सर्वग्राही जो होता है ना, ये एबी रक्त समूह को कहा जाता है, ठीक है? एबी 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 रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन में उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन के प्रति। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वज़न लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क मानव के हृदय का औसत वज़न होता है 300 ग्राम। एक वयस्क मानव के हृदय का औसत वज़न होता है लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है? रक्त का वह तरल भाग जिसमें 92% जल और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम होते हैं, वह प्लाज़्मा है, ठीक है? प्लाज़्मा में 92% जल होता है, 8% प्रोटीन होता है और बाकी के कुछ जो है ये खनिज होते हैं, ठीक है? स्तनधारियों का हृदय होता है, कितने कक्षीय होता है? स्तनधारियों के हृदय में कितने जोड़े होते हैं? तो ये 4 कक्षीय वाले होते हैं स्तनधारी, ठीक है? स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होता है? तो 4 कक्ष होता है स्तनधारियों के हृदय में, ठीक है?
मूत्र में पीले रंग के लिए उत्तरदायी रसायन कौन है? हमारा जो मूत्र होता है उसमें पीला रंग होने के लिए कौन-सा वर्णक जो है उत्तरदायी है? तो यूरोबिलिन के कारण जो होता है ना हमारा जो ये मूत्र होता है उसमें पीलापन पाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में से कैंसर कोशिकाएँ अन्य स्थानों या अंगों तक फैलती है, तो उसको कहा जाता है अपरूपांतरण उसको कहा जाता है अपरूपांतरण, ठीक है? अपरूपांतरण उसको कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं की बहुत कम संख्या वाले व्यक्ति को चिकित्सक रूप में पीड़ित कहा जाता है। तो जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है ना, उसको एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है? मछलियों में कितने हृदय होते हैं? तो मछलियों में जो हृदय होते हैं, वो 2 होते हैं। मछलियों में कितने हृदय पाए जाते हैं? तो मछलियों में जो ये 2 कक्षीय वाले हृदय पाए जाते हैं, ठीक है? रक्त को उसका रंग देने वाला वर्णक कौन होता है? यानी कि रक्त का जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है या लाल होता है, तो किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है ना, जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और है कि मानव में यूरिया चक्र कहाँ होता है? मानव में यूरिया चक्र होता है, वो किस अंग में संचित रहता है? तो मानव में यूरिया चक्र जो है ना, वो यकृत में संचित रहता है। तो यूरिया चक्र कहाँ संचित रहता है? तो वो यकृत में संचित रहता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बोमेन कैप्सूल आच्छादित रखता है, तो ग्लोमेरुलस को जो है ना, ये बोमेन कैप्सूल जो है ना, ये आच्छादित करके रखता है, ठीक है? वह भाग जो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, यानी कि कौन-सा ऐसा भाग है ना कि जो मूत्राशय को और किडनी को आपस में जोड़ता है, तो मूत्रवाहिनी है ना, ये मूत्राशय और किडनी को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है? कह रहा है कि किडनी होता है ना, हमारे शरीर में जो किडनी होता है जिसको वृक्क कहते हैं, वो प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह करता है, कितना करता है? तो ये 12 से सीसी रक्त प्रवाह करता है प्रति मिनट। हमारा जो किडनी है, जो हमारा ये वृक्क है, वो प्रति मिनट जो है औसत रक्त प्रवाह करता है 1200 सीसी, ठीक है? नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? मतलब हमारे किस अंग को ये नेफ्राइटिस जो है ये प्रभावित करती है? तो ये हमारे किडनी या वृक्क को प्रभावित करती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है जो शुरू होता है। हमारे शरीर में जो भोजन कहाँ से शुरू होता है? तो मुँह गुहा से शुरू होता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन हमारे शरीर के किस अंग में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन छोटी आँत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आँत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है? पित्त पित्ताशय से स पित्त रस जो होता है ना, वो पित्ताशय में संग्रहित होता है और स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है और स्रावित कहाँ से होता है? तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है? पित्त रस क्षारीय होता है, इसकी पीएच मान की सीमा कितना से कितना होता है? जो हमारा पित्त रस होता है, इसका पीएच मान कितना से कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है 7 से 8.6 के बीच में होता है पित्त का पीएच मान, ठीक है? पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 8.6 के बीच पित्त का पीएच मान होता है, ठीक है? मुख्य गुहिका भाग है किसका? तो मुख्य गुहिका ये भाग है मानव पाचन तंत्र का, ठीक है? लसिका परिवहन करता है पचे हुए और अवशोषित आंत्र वसा का, ठीक है? शरीर में वसा को पचाने के लिए उपयोगी है कौन? तो शरीर में जो वसा को पचाने के लिए उपयोगी है उसको पित्तरस कहा जाता है, ठीक है? ये पित्तरस है ना, शरीर में वसा को पचाने के लिए उपयोगी है। वसा का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो वसा का पूर्ण पाचन जो है ये नहीं हो जाता है, ठीक है? मनुष्य में जो फेफड़ा होता है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मनुष्य में जो फेफड़ा होता है ना उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? जो मनुष्य का फेफड़ा होता है उसके कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है।
मनुष्य के फेफड़ों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको यकृत ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है? शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है कौन-सा ग्रंथि? तो हाइपोथैलेमस जो है ना, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है? नेत्र से आँसू निकलते हैं किस ग्रंथि से? नेत्र से आँसू निकलते हैं मतलब किस ग्रंथि के कारण नेत्र से आँसू निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि से नेत्र से आँसू निकलते हैं, ठीक है? क तरह पीत लवण सहायता करते हैं वसा के पाइसीकरण में। वसा के स वसा के पाइसीकरण में कौन सहायता करता है? तो ये पीत लवण जो है ये वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है, ठीक है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को जो है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है? मनुष्य में बौनेपन के लिए कौन-सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? तो म जो मनुष्य में बौनेपन के लिए ग्रंथि जिम्मेदार होती है, वो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है? पीयूष ग्रंथि के कारण ही मनुष्य में बौनापन पाया जाता है, ठीक है? अधिभीक ग्रंथियाँ स्थित होती हैं कहाँ? तो अधिभीक ग्रंथियाँ किडनी में स्थित होती है, ठीक है? कह रहा है कि अधिकांश जंतुओं में गतिविधि समन्वित होती है, तो पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वित होती है, ठीक है? ऐसा ऊतक जो ऊतक को ठीक करने में सहायक होता है, तो उसको कहा जाता है एरियोलर ऊतक। ऐसा ऊतक जो ऊतक को ठीक करने में सहायक होता है, उसे एरियोलर ऊतक कहा जाता है। वसा को संग्रहित करने वाला ऊतक कौन है? तो वसा को संग्रहित करने वाला ऊतक है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो है ना, ये वसा को संग्रहित करता है, ठीक है? वसा को संग्रहित करने वाला ऊतक कौन है? तो एडिपोज ऊतक वसा को संग्रहित करता है। एडिपोज ऊतक वसा को संग्रहित करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 2 हड्डियों के बीच गतिशील जोड़ पर पाया जाने वाला संयोजक द्रव कहलाता है। तो 2 हड्डियों के बीच में गतिशील जोड़े पर पाया जाने वाला जो द्रव होता है, उसको सलेश द्रव कहा जाता है, ठीक है? उसको कौन-सा द्रव कहा जाता है? तो उसको द्रव कहा जाता है। मानव शरीर में चपटी हड्डी होती है, तो हमारे शरीर में जो पसली की हड्डी होती है ना, वो चपटी हड्डी होती है, ठीक है? मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम तत्व है, ठीक है? कैल्शियम तत्व मानव हड्डी का मुख्य घटक है, ठीक है? मनुष्य में कपाल तंत्रिका जोड़ी की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिका जोड़ों की संख्या 12 होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिका जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिका जोड़ों की संख्या। कह रहा है कि मानव शरीर का वह भाग जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस के मिलने से बनता है, तो उसको कूल्हे की हड्डी जो है ना, हमारे शरीर में जो कूल्हे की हड्डी है, जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस के मिलने से बनता है, ठीक है? पेशीय तंत्र का वह भाग जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हमारे शरीर में कौन-सा भाग है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो लिगामेंट है ना, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है? जन्म के समय बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जन्म के समय में जो है बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 के आसपास होती है, ठीक है? मानव सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव सिर में जो है मस्तक में 8 हड्डी होती है, चेहरे में 14 हड्डी होती है, काँट में कान में 6 हड्डियाँ होती हैं और कंठिका में 1 हड्डी होती है, ठीक है? टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगा? तो 28 या 29 हड्डियों की संख्या हो जाएगी मानव सिर में, ठीक है? मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मेरुरज्जु में तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है, ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि है, जो सबसे बड़ी हड्डी है, उसको घुटने की हड्डी कहा जाता है, ठीक है?
उल्ना हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर में उल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो उल्ना हड्डी हाथ में पाई जाती है, ठीक है? उल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर में उल्ना हड्डी हाथ में पाई जाती है, ठीक है? हमारे शरीर में मैक्सिला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मैक्सिला हड्डी जो है ये जबड़े में पाई जाती है, जो कि सबसे कठोर हड्डी कहा जाता है, ठीक है? सबसे कठोर हड्डी मैक्सिला हड्डी को कहा जाता है, जो हमारे जबड़े में पाया जाता है, ठीक है? कार्पल हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये कार्पल हड्डी हाथ में पाया जाता है, ठीक है? कार्पल हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे हाथ में कार्पल हड्डी पाया जाता है, ठीक है? कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को रकाब कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसके रकाब कहा जाता है। उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को रकाब कहा जाता है हिंदी में, और इसको अंग्रेजी में स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है? और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, उसको जांघ की हड्डी कहा जाता है, जिसका नाम फीमर है, ठीक है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसका नाम फीमर है, ठीक है? जन्म के समय में शिशु में कौन-सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो जन्म के समय में शिशु में जनुका हड्डी नहीं पाई जाती है। जन्म के समय में शिशु में कौन-सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो जनुका हड्डी नहीं पाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एकोशिव मेढक में कितने हृदय होते हैं? तो मेढक में जो है ये 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मेढक में कितने हैं? तो मेढक में जो है मेढक का हृदय 3 कक्ष वाला होता है। मेढक का हृदय कितने कक्ष वाला होता है? तो ये 3 कक्ष वाला मेढक का हृदय होता है, ठीक है? कि लिटमस देने वाला जीवित जीव कौन है? तो लाइकेन जो है ना, ये लिटमस देने वाला जीवित जीव है, ठीक है? लाइकेन क्या है? तो ये लिटमस देने वाला जीवित जीव है, लाइकेन। लाइकेन लिटमस देने वाला जीवित जीव। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पादप पादप जगत में थैलोपाइटा के पौधे को क्या कहा जाता है? तो पादप जगत में थैलोपाइटा के पौधे को कहा जाता है शैवाल। पादप जगत में थैलोपाइटा के पौधे को क्या कहा जाता है? तो पादप जगत में थैलोपाइटा के पौधे को शैवाल कहा जाता है, ठीक है? थैलोपाइटा एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइटा उपसमूह है, तो ये पादप जगत के उपसमूह है, ठीक है? शैवाल जिसमें कौन-सा ऐसा सवाल है जिसमें जो है अनिसैगोमस फ्यूजन होता है? तो ये यूडरीना एक प्रकार का शैवाल है, जिसमें ये पाया जाता है, ठीक है? मर्गेंसिया एक सामान्य प्रकार है किसका? तो ये ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, ठीक है? गुलाब को वर्गीकृत किया गया है, तो ये आवृतबीजी का उदाहरण है ये गुलाब। गुलाब को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे आवृतबीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? कवक हैं, तो कवक ये यूकेरियोटिक होते हैं। कवक किस संघ में आते हैं? तो ये यूकेरियोटिक होते हैं कवक, ठीक है? फर्न उदाहरण है, तो ये फर्न जो उदाहरण है, ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, ठीक है? फर्न किसका उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है फर्न, ठीक है? टेरिडोफाइटा का अन्य नाम क्या है? तो टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? टेरिडोफाइटा को और किस नाम से जाना जाता है? तो टेरिडोफाइटा को जो है ये क्रिप्टोगैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? टमाटर का पौधा उदाहरण है आवृतबीजी का। टमाटर का पौधा किसका उदाहरण है? तो टमाटर का जो ये पौधा है ये आवृतबीजी का उदाहरण है, ठीक है? प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ जिसमें कीड़े-मकोड़े भी शामिल हैं, उसी को आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। सबसे बड़ा प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा है, जिसमें कीड़ा-मकोड़ा भी पाया जाता है, ठीक है? हाइड्रा किस वर्ग से संबंधित है? तो जो हाइड्रा होता है ना, ये निडेरिया संघ से संबंधित होता है, ठीक है?
हाइड्रा किससे संबंधित होता है? तो ये निडेरिया संघ से संबंधित होगा है। और तितली किस संघ से संबंधित होती है? तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित होती है और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जंतुओं का वर्ग है कौन? कौन सा वर्ग है जिसमें सर्वाधिक संख्या में जंतुओं का वर्ग होता है? तो ये कीट वर्ग में सर्वाधिक संख्या में जंतु होते हैं, ठीक है? मगरमच्छ के हृदय होते हैं कितने कक्षों वाले? तो मगरमच्छ के जो हृदय होते हैं ना वो 4 कक्षीय वाले होते हैं, ठीक है? मगरमच्छ के हृदय कितने कक्षीय वाले होते हैं? तो ये 4 कक्षीय वाले हृदय होते हैं मगरमच्छ के, ठीक है? और पूछेगा जोंक जो होता है ना वो किस संघ से संबंधित होता है? तो जोंक जो है ये एनेलिडा संघ से संबंधित होता है, ठीक है? जोंक किस संघ से संबंधित होता है? तो ये एनेलिडा संघ से संबंधित होता है जोंक। जुगनू में पाया जाने वाला वड़क कौन होता है? जुगनू होता है जो रात में खुद का अपना प्रकाश लिए घूमता है। जुगनू एक ऐसा जीव है जो रात में अपना खुद का प्रकाश लिए घूमे रहता है। तो पूछा है कि जुगनू में पाया जाने वाला वड़क कौन है? तो जो जुगनू में पाया जाने वाला वड़क है उसको लूसीफेरिन कहा जाता है। जुगनू में पाए जाने वाले वड़क को क्या कहा जाता है? तो उसे लूसीफेरिन कहा जाता है, ठीक है? जलीय जंतु सामान्यतः ओमोन ओमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है? जलीय जंतु कैसे होते हैं? तो ये ओमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है? सरीसृप पक्षी होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है? स्पंज किसका उदाहरण है? तो स्पंज जो है ये पोरीफेरा का उदाहरण है। पोरीफेरा का उदाहरण है स्पंज, ठीक है? जेलीफिश किसका उदाहरण है? तो ये निडेरिया संघ का उदाहरण है जेलीफिश, ठीक है? चूहा किसका उदाहरण है? तो ये स्तनधारी में आएगा, स्तनधारी वर्ग में आएगा चूहा, ठीक है? और मच्छर किससे संबंधित है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है ये मच्छर। और फीता कृमि किससे संबंधित है? जिसको अंग्रेजी में टेपवर्म कहा जाता है। फीता कृमि को अंग्रेजी में टेपवर्म कहा जाता है, जो किससे संबंधित है? ये प्लेंटी हेल्थ मिथ से संबंधित है फीता कृमि, ठीक है? कांटेदार त्वचा वाले जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है तो इसे इकाइनोडर्नेटा संघ में वर्गीकृत किया गया है कांटेदार जंतुओं को, ठीक है? मधुमक्खी होती है तो मधुमक्खी में जो है कितने नेत्र या कितने आँख होते हैं? तो मधुमक्खी में 5 आँख पाया जाता है। मधुमक्खी में कितने आँख पाए जाते हैं? तो मधुमक्खी में जो ये 5 आँख पाया जाता है मधुमक्खी में, ठीक है? मानव किस संघ से संबंधित है? तो ये कार्डेटा संघ से संबंधित है मानव, ठीक है? मानव किस संघ से संबंधित है? तो ये कार्डेटा संघ से संबंधित है। तोते जो होते हैं ना, तोता ये किस संघ से संबंधित है? तो ये जो तोता है वो संबंधित है किस संघ से? आप लोग बताइए तोता किस संघ से संबंधित है? तोता जो है ये किस संघ से संबंधित है? तो ये एविज वर्ग से संबंधित है। एविज वर्ग से संबंधित है तोता, ठीक है? केंचुआ का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो ये केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको कहा जाता है लुम्ब्रिसिना। लुम्ब्रिसिना जो है ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है? लुम्ब्रिसिना जो है ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है? रीढ़ की हड्डी आवश्यक होती है तो ये एक कशेरुकी जीव के लिए आवश्यक होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है? प्राकृतिक रेशम में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? प्राकृतिक रेशम में कौन-सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो प्राकृतिक रेशम में जो पाया जाने वाला प्रमुख घटक है ना, वो प्रोटीन होता है, ठीक है? प्राकृतिक रेशम में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? तो प्रमुख घटक जो ये प्रोटीन होता है, ठीक है? एकमात्र सर्प या साँप जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौन-सा एक साँप है या वो कौन-सा एक साँपों की प्रजाति है या स्नेक की प्रजाति है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं बनाता है तो उसको कहा जाता है किंग कोबरा, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि खमीर में प्रचुर मात्रा में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये खमीर में पाया जाता है, ठीक है? राइजोपस एक प्रजाति है, तो ये कवक की एक प्रजाति है राइजोपस। राइजोपस ये किसकी प्रजाति है? तो ये कवक की प्रजाति है राइजोपस। राइजोपस किसकी प्रजाति है? तो ये कवक की प्रजाति है, ठीक है? और कुस्कुटा किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी का उदाहरण है कुस्कुटा। कुस्कुटा किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी का उदाहरण है कुस्कुटा एक परजीवी का उदाहरण है, ठीक है? शरीर के पसीने से दुर्गंध आने का कारण क्या है? तो ये बैक्टीरिया के कारण जो है हमारे शरीर के पसीने से दुर्गंध आता है, ठीक है? ईस्ट को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो कवच जगत में जो है ये कवक जगत में ईस्ट को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? अमीबा किसका उदाहरण है? तो ये प्रोटोज़ोआ का उदाहरण है अमीबा। अमीबा किसका उदाहरण है? तो एक प्रोटोज़ोआ का उदाहरण है अमीबा, ठीक है? अमीबा एककोषकीय जीव होते हैं, ठीक है? अमीबा कैसा एक जीव होते हैं? तो ये अमीबा जो है एककोषकीय जीव होते हैं और ये प्रोटोज़ोआ संघ का उदाहरण है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संरचना कौन है? तो संकुचनशील रसधानी जो है ये अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संरचना है, ठीक है? पेनिसिलियम एक क्या है? तो ये एक मृतपजीवी कवक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक मृतपजीवी कवक है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? तो छोटी आंत में जो है ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ना, ये छोटी आंत में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भूख बढ़ाने वाला कौन-सा हार्मोन है? कौन-सा हार्मोन जो है वो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है? कौन-सा हार्मोन को भूख बढ़ाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो घ्रेलिन हार्मोन को जो है ये भूख बढ़ाने वाला हार्मोन कहा जाता है, ठीक है? घ्रेलिन हार्मोन को कैसा हार्मोन कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भूख बढ़ाने वाला हार्मोन। मानव वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है कहाँ से? तो मानव वृद्धि हार्मोन पीस ग्रंथि के स्रावित होती है। मानव वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो ये पीस ग्रंथि से स्रावित होती है, ठीक है? कह रहा है कि एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होता है, ठीक है? अल्फा एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है कहाँ? तो मानव लार में जो होता है ना, ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन ये सभी पादप हार्मोन हैं। जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन क्या है? तो ये सभी पादप हार्मोन है, ठीक है? थाइमस ग्रंथि सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि जो है किसमें सक्रिय रहती है? तो ये केवल युवावस्था तक जो ये केवल सक्रिय रहती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि केवल युवावस्था तक जो है ये सक्रिय रहती है, ठीक है? रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाने वाला हार्मोन कौन है? तो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाने वाला हार्मोन है ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है? ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ना, ये रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाने वाला हार्मोन है, ठीक है? हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जो ये हार्मोन नहीं पाया जाता है, ठीक है? और आएगी जल में मेढक द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जल में मेढक द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का जो उत्पादन है ये आयोडीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है? वृद्धि हार्मोन वृद्धि प्रवर्तक के अतिरिक्त होते हैं, तो वृद्धि अवरोधक भी कहा जाता है, ठीक है? पौधे के बौनापन को किसके उपचारित करके नियंत्रित किया जा सकता है? किस अम्ल से? तो जिब्रेलिक अम्ल से जो है ये पौधे के बौनापन को दूर किया जा सकता है, ठीक है? कहा जाता है कि थायरॉइड हार्मोन का मुख्य घटक कौन है? थायरॉइड हार्मोन का मुख्य घटक क्या है? तो थायरॉइड हार्मोन का मुख्य घटक होता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है ना, ये थायरॉइड हार्मोन का मुख्य घटक होता है, ठीक है? पेप्सिन कैसा एंजाइम है? तो पेप्सिन एक प्रोटीन विभाजन एंजाइम है। प्रोटीन विभाजन एंजाइम है। लार को कौन-सा एंजाइम लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है ये कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है ये एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और ये प्रमुख महिला हार्मोन कौन है? तो ये एस्ट्रोजन जो है ना, ये प्रमुख महिला हार्मोन है।
एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है? तो ये महिला हार्मोन है, वो भी प्रमुख महिला हार्मोन। पूछ रहा है कि कैल्शिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? कैल्शिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये जो कैल्शिटोनिन हार्मोन होता है ना, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कैल्शिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है कैल्शिटोनिन हार्मोन, ठीक है? जब रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला होता है कैल्शिटोनिन हार्मोन, ठीक है? जब रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है कैल्शिटोनिन हार्मोन, ठीक है? ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो स्रावित होता है छोटी आंत में, ठीक है? ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो स्रावित होता है किस अंग में? तो ये ट्रिप्सिन होता है, ये छोटी आंत में स्रावित होता है, ठीक है? स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है? स्तनधारियों में हृदय की धड़कन बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? स्तनधारियों में हृदय की धड़कन बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? तो ये एड्रेनालाइन हार्मोन जो है ना, ये स्तनधारियों में हृदय की धड़कन बढ़ाने वाला हार्मोन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं, तो इसको एंजाइम कहा जाता है। जीवित जीवों में जो जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं, उसको एंजाइम कहा जाता है, ठीक है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन है? तो ये एमाइलेज है, ठीक है? किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाने वाला पीएच मान कौन है? तो किसी विलयन में जो है ये उदासीनता को दर्शाने वाला पीएच मान 7 है। 7 पीएच मान जो है ना, ये उदासीनता को दर्शाता है, ठीक है? और है कि दूध एक किसका उदाहरण है? तो दूध एक पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है, ठीक है? और किसको है जो है नग्न आँखों से देखा जा सकता है? तो निलंबन के कण को जो है ये नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ठीक है? वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है? जल गैस मिश्रण होता है किसका-किसका? तो जल गैस जो है ये CO+H2 का मिश्रण होता है। जल गैस किसका-किसका मिश्रण होता है? तो ये CO+H2 का मिश्रण होता है जल गैस। कह रहा है कि एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड जो ये प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, ठीक है? कोलाइड कण प्रदर्शित करता है किस प्रभाव को? तो कोलाइड कण जो है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है? कोलाइड कण किसको प्रदर्शित करता है? तो ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है कोलाइड कण। और है कि जल का तापमान बढ़ाने से क्या होगा? जल के तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर जो है ये बढ़ेगी। जल का तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है? टूथपेस्ट में उपयोग किया जाता है कैसे अपमार्जक का? टूथपेस्ट में रासायनिक अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण कहलाता है। तो तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है? कह रहा है कि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग में बदल जाते हैं? तो आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जो है ये काले रंग में बदल जाते हैं, ठीक है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला गैस कौन है? तो फलों को जो है ये कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसी को एथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है? मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? जो मोमबत्ती की लौ होती है ना, उसके पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का जो रंग होता है, वो किस रंग का होता है? तो वो नीला रंग का होता है बाहरी क्षेत्र मोमबत्ती का, ठीक है? रात के समय वृक्ष जो गैस मुक्त करती है, वो कौन-सी गैस है? तो रात के समय जो पेड़ होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ठीक है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड सबसे अधिक पाया जाता है रेत में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? रेत होता है ना, रेत, जो बालू की तरह होता है, वहीं पर जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है? मौलिक अम्ल किस फल में पाया जाता है? मौलिक अम्ल जो है, ये किस फल में पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल जो है ये मैलिक अम्ल
मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है, ठीक है। टाटारिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टाटारिक अम्ल ये अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में जिस रूप में संग्रहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में जिस रूप में संग्रहित होती है, उसे ग्लाइकोजन कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है ये जल वाष्प है, ठीक है। नींबू के रस में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के अम्ल में कौन-सा नींबू के रस में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के रस में, ठीक है। लहसुन की विशिष्ट लहसुन युक्त गंध किसके कारण होती है? तो ये सल्फर के कारण होता है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है सिरका, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। कमरे के तापमान पर क्लोरीन एक पीली हरी गैस है। कमरे के तापमान पर क्लोरीन कैसी गैस है? तो ये पीली हरी गैस होती है। कमरे के तापमान पर ये टूथपेस्ट में लेंस का सूत्र लेंस का सूत्र बताना है तो 1/f बराबर व लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। पदार्थों के अपवर्तनांक का आरोही क्रम होता है वायु में, फिर जल में, फिर कांच में। कैलकुलस का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलस का जो आविष्कार किया था वो आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है। कैलकुलस का आविष्कार किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का ये क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लैंक के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? तो एली व्हिटनी ने ये कॉटन जिन का आविष्कार किया था। और केवलर का आविष्कार किसने किया था? जो कि जिसमें आग उग नहीं पकड़ता है केवलर में। इस केवलर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका स्टेफनी लुइस कोलिक ने किया था। स्टेफनी लुइस लुइस याद रखिएगा कि केवलर का आविष्कार किसने किया था? स्टेफनी लुइस ने किया था, ठीक है। और लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडोर मेमन ने किया था 1960 में लेजर का आविष्कार। थियोडोर मेमन ने किया था लेजर का आविष्कार 1960 में। और भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो भाप इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट। भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो भाप इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव खोजा गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किया था हेनरिक हर्ट्ज जो द्वारा किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेंस की प्रकाशीय शक्ति के मापन की इकाई क्या है? तो लेंस की जो प्रकाशीय शक्ति के मापन की इकाई है इसे डायोप्टर कहा जाता है। और धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसको एम्पियर कहा जाता है धारा के एसआई मात्रक को, ठीक है। और ऊष्मा की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऊष्मा की शक्ति की इकाई है जूल। ऊष्मा की शक्ति की इकाई को जूल कहा जाता है। और कार्य और ऊर्जा की भी एसआई इकाई जूल ही है। और शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई है वाट। और 746 वाट बराबर होता है एक अश्व शक्ति के। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? जे थॉमसन को जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1906 में। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार 1906 में दिया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार 1906 में मिला था, ठीक है। कह रहा है कि
ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज किसने किया था? ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज किया था विक्टर हेस द्वारा किया गया था। ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज विक्टर हेस द्वारा किया गया था। और माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज किया था। माइकल फैराडे ने किसकी खोज किया था? तो बेंजीन की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। और बेंजीन की खोज जो है ये माइकल फैराडे ने कब किया था? तो 1825 में जो है ये बेंजीन की खोज किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज किया था 1800 कब किया था? तो 1825 में बेंजीन की खोज किया था, ठीक है। और रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी, ठीक है। किस रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धारा में शीत कण है? अल्फा कण। किसी रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धारा में शीत कण को अल्फा कण कहा जाता है, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये बिग बैंग सिद्धांत दिया था एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था, ठीक है। प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण कौन है? तो प्रतिरोध को मापा जाता है ओम मीटर के द्वारा। प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि टोटल मौलिक एसआई इकाइयों की संख्या कितनी होती है? तो मौलिक एसआई इकाइयों की टोटल संख्या होती है 7। मौलिक एसआई इकाइयों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। वेबर प्रति सेकंड बराबर होता है वोल्ट के। वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो वेबर प्रति सेकंड जो होता है ना ये वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। आवेग की विमा होती है किसके समान होती है? तो आवेग की विमा जो होती है ना ये रेखीय संवेग के बराबर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा का एक मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक